तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं जो कहानी लाया हूँ वो कहानी सुनकर आपकी रूह कांपने लगेगी, क्योंकि यह कहानी एक कब्रिस्तान की है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था और ब्रिटिश आर्मी को वहीं पर दफनाया गया था और उन आर्मी को हमारे लोगों ने मारा था। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। कब्रिस्तान की रात। इस शहर से जुड़ी भूतिया कहानियाँ। जब लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री के हॉस्टल में पढ़ने वाले 3 दोस्त की है, सोनू, विशाल, रोहित के बीच शर्त लगी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो कब्रिस्तान के अंदर एक रात बिता सके, क्योंकि यहाँ वो कब्रिस्तान है जिसमें 1857 में मारे गए अंग्रेजों को दफनाया गया था। और उन दोस्तों में से विशाल ने हिम्मत दिखाई और शर्त मान ली। अगले दिन तीनों दोस्त विश्वविद्यालय से निकल के और नंदवा कॉलेज और पक्का पुल के रास्ते से होते हुए कब्रिस्तान के पास पहुंचे। रात के करीब 1 बज चुके थे। सन्नाटा छाया हुआ था और सड़क पर भी 1-2 गाड़ी वाले नजर आ रहे थे। तीनों दोस्त कब्रिस्तान में पहुंचे। कब्रिस्तान के चारों ओर दीवार टूटी हुई थी, कोई भी आसानी से अंदर जा सकता था। अब रात के करीब 1 बज चुके थे। सोनू कहता है, ठीक है विशाल, कल मिलते हैं अगर तुम जिंदा रहे तो। विशाल कहता है, अरे जिंदा क्यों नहीं रहूंगा, मुझे मुझसे डर नहीं लगता है। और जब डर ही नहीं लगता फिर डर किस बात का। इतना कहकर विशाल जोर जोर से हंसने लगा। सोनू और विशाल आपस में बात कर रहे थे, पर रोहित आस-पास की कब्रों को बड़े गौर से देख रहा था और कब्रों के ऊपर लिखे नामों को बारी बारी से पढ़ते हुए बड़बड़ा रहा था। सोनू कहता है, रोहित, तू कब्रों को इस तरह से क्यों देख रहा है? यहाँ सारी मर्दों की लाश है, किसी लड़की की नहीं है। डर के इंसान। विशाल इसका बस चले तो लड़की को कब्र से निकाल कर बोले, आप बहुत सुंदर लग रही हो, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सोनू और विशाल जोर जोर से हंसने लगे थे, जो हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। रोहित कहता है, अरे नहीं सोनू, मैं तो इन कब्रों पे लिखे नाम को पढ़ रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैं अंजलि के साथ यहाँ घूमने आया था तो इस थॉमस हैक की कब्र इस कब्रिस्तान के सबसे आखिरी में थी। और मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने इस कब्र के पास से फूलों को तोड़कर अंजलि को दिया था। रोहित की बात सुनकर सोनू और विशाल एक पल के लिए सोच में पड़ गए। के मन में सिर्फ यही सवाल था कि आखिर कब्र एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकती है। और इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो रही थी कि रोहित के तोड़े हुए फूलों की पत्ती अभी भी मुरझाई हुई कब्र के पास थी। विशाल कहता है, अच्छा ठीक है, अब मुझे और उल्लू मत बनाओ, मुझे डराने की तुम्हारी कोशिश किसी काम की नहीं है, समझ गए? मैं इस कब्रिस्तान में अब कल सुबह ही आऊँगा, वो भी जिंदा। चलो जाओ अब तुम दोनों, मुझे अकेला छोड़ दो। विशाल की बात सुन सोनू और रोहित कुछ नहीं बोले और आपस में बात करते हुए कब्रिस्तान से बाहर आ गए। और विशाल अपने दोस्त को कब्र से जाते शांत देख रहा था। और उनके जाने के बाद विशाल उसी थॉमस हैक की कब्र के ऊपर बैठ गई और वहीं पर जमी घास को नोचने लगा। उसकी नजरें पूरे कब्रिस्तान को ताड़ रही थी। तभी जमीन से एक हाथ निकला और विशाल के हाथ पकड़ कर उसे कब्र से नीचे गिरा दिया। तभी जमीन से एक हाथ निकला और विशाल के हाथ पकड़कर उसे कब्र से नीचे गिरा दिया। उसने जब आसपास देखा तो कोई नहीं था और जब उसकी नजर अपने हाथ पर गई तो हाथ पर किसी के नाखूनों से नोचा हुआ था, जैसे खून निकल रहा था। उसे खुद को संभाल कर एक बार फिर कब्रिस्तान को देखा तो उसे धुआं ही धुआं उठता हुआ दिखा तो उसी को घेरने उसी की तरफ बढ़ रहा था। इसमें पहले वो कुछ समझ पाता
धुएं ने उसे घेर लिया, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगा। और फिर अगले ही पल उसे गोली और तलवारों की आवाजें आने लगी। और ठीक उसकी आंखों के सामने स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों को उन्हीं की बंदूकों से उन्हीं का सीना छली कर रहे थे। तलवारों से उनका जिस्म और उन गर्दन दोनों को काट रहे। और ये सब विशाल के सामने हो रहा था। इतना सारा खून, मौत की सीखें सुनते हुए विशाल की सांसों की गर्माहट बढ़ गई थी। पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता या इस सदमे से निकल पाता, अचानक ही किसी ने विशाल को पीछे से धक्का दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं बल्कि सोनू और रोहित ही थे। और सारा धुआं एक पल में गायब हो गया। सोनू कहता है, अबे देख कितना फट्टू है ये। रोहित कहता है, अबे जब इतना डर लगता है तो यहाँ अकेले आने के लिए हाँ ही क्यों करी। जरा अपने चेहरे का रंग देख, डर के मारे कितना उतरा हुआ है। सोनू और रोहित जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि अचानक से धक्का लगने की वजह से वो डर गया था। विशाल कहता है, बंद करो तुम लोग अपनी नौटंकी और चलो यहाँ से। मुझे और नहीं रहना इस कब्रिस्तान में। तुम्हें अंदाजा भी है मैं अभी क्या देख रहा था। विशाल जानता था कि जो उसने अभी देखा है वो कभी अपने दोस्तों को समझा नहीं पाएगा, इसलिए झुंझलाता हुआ दोनों से कहकर बाहर जाने को हुआ ही था। तभी रोहित ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। रोहित कहता है, अबे तू अकेला कहाँ चल दिया। चिंता मत कर, तेरे साथ साथ अब हम भी इस कब्रिस्तान में रुकेंगे। फिर तो ठीक है ना। विशाल कहता है, पर रुकना ही क्यों है। जब से मैं आया हूँ अजीब सी ठंड लग रही, और तुम दोनों के हाथ भी तो बर्फ की तरह ठंडे हो चुके हैं। मैं कहता हूँ चलो। विशाल रोहित से हाथ छुटाकर कब्रिस्तान के बाहर की ओर चल ही रहा था कि अचानक ही सोनू ने उसके गले में रस्सी डाल वापस से उसे कब्रिस्तान में घसीटने लगा। विशाल कहता है, सोनू ये तुम क्या कर रहे हो। मैं विशाल तुम्हारा दोस्त, तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो। विशाल चीख के सोनू से कहे जा रहा था, पर सोनू ने उसकी एक नहीं सुनी और घसीटता हुआ एक पेड़ के पास ले आया। फिर रस्सी को पेड़ की डाल पर फेंकी। दूसरी तरफ से खींचता हुआ विशाल को फांसी चढ़ाने लगा। विशाल कहता है, सोनू ये तू क्या कर रहा है। रोहित तू सोनू को रोकता क्यों नहीं। तुम दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हो। विशाल के इतना सीखने पर भी उन्होंने उसकी एक ना सुनी। और देखते ही देखते विशाल फांसी की वजह से फटफटाने लगा। इतने में उन दोनों में से एक बोलता है, अब जब तू मर ही रहा है तो सुनता जा। हम वो है ही नहीं जो तू समझ रहा है। मैं हूँ सेनापति थॉमस हेक और ये मेरा सिपाही था। तुम भारतीय हमेशा से ही अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे और गुलाम रहोगे। इतना कहकर उन दोनों का शरीर धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों की पोशाक से ढक गया। उनकी आंखों के सामने विशाल फांसी पर लटका तड़प रहा था। विशाल के इतना तड़पने पर भी उन सिपाहियों को चैन नहीं आया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक और तलवार से विशाल के शरीर को छल्ली करना शुरू कर दिया, जिससे विशाल की मौके पर ही मौत हो गई। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे लेने कब्रिस्तान आए, तब कब्रिस्तान के बाहर पुलिस और मीडिया की भीड़ लगी हुई थी, जिन्हें देख दोनों की सांसें तेज हो गई थी। रोहित ने जब भीड़ के बीच जाकर देखा तो उसे कब्रिस्तान के कोने में पेड़ पर झूलती विशाल की लाश दिखी, जिसे देख दोनों चीखने लगे थे। इंस्पेक्टर भी उनकी चीख से समझ गया था कि ये दोनों लाश के जानने वाले हैं, इसलिए दोनों को लाश की पहचान करने के लिए अंदर बुलाया। सोनू और रोहित ने जब विशाल की लाश को गौर से देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। गला जोर से दबने की वजह से विशाल की आंखों की पुतलियां बाहर आ गई थी। आंखों की जगह दो काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे और नीचे जमीन पर खून ही खून बिखरा हुआ था। साथ ही गोलियों की खाली
कारतूस भी बिखरे हुए थे, पर विशाल के जिस्म पर कट का एक भी निशान नहीं था। दोनों ने लाश को पहचान तो लिया था, पर एक केस पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था। पर पोस्टमार्टम से ये बात साबित हो सकी थी। बाहर से भले ही उसके शरीर कोई खरोच न हो, लेकिन अंदर से उसका शरीर गोलियों से छलनी पड़ा था और अंदर से मांस, नशे या तक की हड्डियां भी कटी हुई थी। बहुत जांच पड़ताल के बाद भी केस कभी नहीं सुलझा और कुछ साल बाद सोनू और रोहित की लाश भी उसी रहस्यमय तरीके से उसी पेड़ पर फांसी पर लटकी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही लिखा था जो विशाल की रिपोर्ट में लिखा था। शरीर पर एक भी कट के निशान नहीं पड़े, अंदर से जिस्म गोलियों से छली हुआ पड़ा था और तलवारों से मांस के साथ हड्डियां भी कटी हुई थी। और आज भी इस केस की फाइल लखनऊ के एक थाने में धूल खा रही है। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। सरकार ने कब्रिस्तान को सरिक्स करके हुए चारों तरफ दीवार बनवा दी थी और लाइट की सुविधा कर दी थी। अब यह रोड रात भर चलती है, लेकिन आज भी तमाम रोशनी और लाइट के होने के बावजूद लोग उस कब्रिस्तान में जाने से बहुत डरते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, क्योंकि ये कहानी सुनकर आपको मज़ा भी बहुत आया और डर भी बहुत लगा। ऐसी कहानी आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए वीडियो अच्छा लगा हो, और लाइक भी कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।